कविता की व्याख्या करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कहता कि ऐसा दिल करता है कि प्रतिक्षण जो नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, जो प्रकृति है अपना जो वेश है, अपनी वेशभूषा है, प्रतिक्षण नया बना लेती है। अभी छांव होती है, थोड़ी देर में धूप आ जाती है, फिर बादल आ जाते हैं। इस प्रकार से अपना प्रतिक्षण अपने रूप और रंग बदलती रहती है, और वो रूप और रंग जो है वो रंग बिरंगा है, निराला है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, और रवि यानी यहाँ पर सूर्य, जो सूर्य के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, वारिद माला जो बादल हैं वो उसके सम्मुख जा रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, और नीचे कैसा है, उन बादलों के नीचे समुद्र है, मनोहर है। जो समुद्र है बहुत मनोहर है, नीला है, स्वच्छ है, और ऊपर नीला गगन है, नीला आकाश है। घन पर बैठ यानी बादलों के ऊपर बैठकर बीच में विचरूं, और मैं बीच में ही विचरता रहूं, विचरण करूं, यही चाहता मन है। और कवि कहता है कि मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं इन बादलों पर बैठकर, जिसके नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है, और मैं इसके ऊपर बैठकर ऐसे ही विचरण करता रहूं। रत्नाकर गर्जन करता है मलयानिल बहता है। कवि कहते हैं कि जो रत्नाकर है गर्जन करता है, यानी जो रत्नाकर यानी यहाँ पर समुद्र के लिए कहा गया है। जो समुद्र है वो गर्जन करता है, लहरें गर्जना करती है। मलयानिल बहता है, मलय अनिल, अनिल मतलब वायु, और जो सुगंध मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित वायु है वो बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, और वो अपनी प्रेमिका या पत्नी को संबोधित करता हुआ था, मेरे हौसला, मेरे हृदय के अंदर ऐसा हौसला हे प्रिय हमेशा भरा रहता है। कैसा हौसला कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने पर लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि ऐसा हौसला करता है, ऐसा मेरा दिल करता है कि मैं इस विशाल रत्नाकर जो समुद्र है उसके कोने कोने पर बैठकर, लहरों पर बैठकर, और इसकी सैर करूं, इसके ऊपर फिरूं। निकल रहा है जल निधि तर पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी सड़क सड़ अति प्यारी। कवि कहता है कि निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि तल का मतलब यहाँ पर तात्पर्य समुद्र के तल से है, और दिनकर बिंब अधूरा यानी सूर्य, जो सूर्य उदय हो रहा है सवेरे, उसका ये बिंब लिया गया है कि दिनकर, दिनकर ये सूर्य का बिंब अधूरा है, यानी आधा सूर्य पानी के अंदर है और आधा उग चुका है। वो ऐसा लगता है जैसे वो कमला का कंचन मंदिर हो। कमला यहाँ पर लक्ष्मी जी को कहा गया है। लक्ष्मी जी के कंचन मंदिर, सोने का जो मंदिर है, और ऐसा लगता है कि जो दिनकर है यानी सूर्य है, उसके मंदिर का सोने का ऊपर वाल कंगूरा होता है, वैसा है। लाने को निज पुण्य विमर लक्ष्मी की अवसारी, और ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी को स्वारी को, अस्वारी यानी स्वारी को पुण्य भूमि पर लाने के लिए, यानी धरातल पर लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी सड़क पे। और रत्नाकर जो है समुद्र है, ऐसा लगता है कि उसने एक सोने की सड़क बना दी हो, जिसके माध्यम से लक्ष्मी जी की सवारी को पुण्य भूमि पर लाया जा सके। आगे कवि लिखते हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। और जो सागर है वो निर्भय है और गंभीर भाव से वो गर्जन कर रहा है, गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और जो लहरें आती है समुद्र की, यानी एक लहर आती है उसके बाद दूसरी लहर आती है, इस प्रकार का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी, अनबर करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। और वो अपनी फिर प्रियत्व को संबोधित करते कि यहाँ से बढ़कर और व्यक्ति क्या सुख पा सकता है, यानी प्रकृति की गोद जितनी सुंदरता यहाँ पर है, इससे ज़्यादा सुख व्यक्ति कहाँ पर पा सकता है। इसलिए हे अनुराग भरी कल्याणी, यानी प्रेम भरी कल्याणी, आप इसको अपने हृदय से महसूस करो, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करो। आगे बढ़ते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, तो रात के दृश्य के बारे में ये बताया गया है कि जो रात का दृश्य होता है, जब गंभीरतम यानी घोप अंधेरा, अर्ध निशा यानी आधी रात में जग को ढक लेता है, यानी चारों तरफ छा जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों का छिटका देता है, और प्रकृति है वो अंतरिक्ष की छत पर
तारे को छिटका देती, यानी तारे आसमान में खिलने लग जाते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है। और उस पर का जो सस्मित वदन है, तो जगत का स्वामी, वो बहुत मृदु गति से आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और वहाँ पर जो गगन गंगा, यानी जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं और मिल्की वे भी कहते हैं, तो उसकी मधुर गंगा के किनारे खड़ा होकर वो मधुर गीत गाता है, बड़ी मधुर गीत गाता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी यहाँ पर चांद को कहा गया है। उससे ही विमग्ध हो नभ में चंद्र में हंस देता है। और विमग्ध होकर, उससे प्रेरित होकर जो चंद्रमा है वो नभ में हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों फूलों से तन को सज लेता है। और जो वृक्ष हैं और विविध पुष्प हैं, पत्ते हैं, वो अपने आप को सजा लेते हैं। प्रकृति यानी जो प्रकार के, जो इस प्रकार का जो सुंदर वातावरण होता है, उसके कारण ये सारे के सारे जो पक्षी हैं और प्रकृति है, वो अपने आप को नए नए पत्तों से, फूलों को अपने तन से सजा लेते हैं। और पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। जो पक्षी हैं वो हर्ष के, यानी अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते और वो चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और ऐसा लगता है जो फूल हैं वो आनंद रूप से, उसकी सुख की आनंद के रूप में, यानी अपने उसके सांस लेते हैं और महक उठते हैं। यानी फूल जिस प्रकार से हवा के संपर्क में आते हैं और वो अपनी जो सुगंध है वो चारों तरफ फैला देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन उपवन गिरी, सानो कुंज मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झर पड़ते हैं। पड़ो लहर तरण तरु गिरी नभ पर भारी, जलद पर प्यारी लिखी हुई है मधुर कहानी विषम विमोहनकारी। और कवि कहते हैं कि जब वन हैं, उपवन हैं, पहाड़ हैं और विभिन्न प्रकार के जो कुंज हैं, समतल भूमि है, वनस्पतियों का जो समूह है, उस पर मेघ बरसने लगते हैं। यानी वन में, उपवन में, पहाड़ों पर और इस प्रकार से समतल मैदानों पर जो मेघ हैं, बरसात, यानी बरसात की जो समय होता है उसके बारे में बताया गया है कि जब बरसात आती है मेघ बरसने लग जाते हैं चारों तरफ। तो कवि कहता कि मेरा आत्म प्रलय होता है। तो आत्म प्रलय यानी मैं स्वयं को भूल जाता हूँ, नयन नीर झड़ पड़ते हैं। और वो इस प्रकार से भावुक हो जाता है कि इस प्रकार की सुंदरता को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। कवि आगे कहता है, पड़ो लहर तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। कि जो कहानी है बड़ी मधुर है और विश्व को मोहित करने वाली है। और ये कहानी कहाँ लिखी हुई है? कवि कहता कि ये हर लहर पे है, तट पर लिखी हुई है, पत्तों, जो घास के पत्ते हैं उन पर लिखी हुई है, तरु पे लिखी हुई है, यानी पेड़ों पर, यहाँ और पर्वतों पर, आकाश में, बादलों, जो भी सूर्य की किरण पर और बादलों पर ये कहानी लिखी हुई है। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर जो प्रकृति की जो आभा बनाती है वो विश्व को मोहित करने वाली होती है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन उसके बनो विश्व की वाणी। कवि कहता कि ये जो बहुत ही ये प्रेम कहानी, यानी प्रकृति के जो प्रेम की कहानी है, बहुत मधुर है, मनोहर है और उज्जवल है, मन को मोहने वाली है। और उसका कवि का ऐसा जिक्र करता है कि मैं अक्सर बन इसके बनो विश्व की वाणी। विश्व की वाणी यानी विश्व की जो आवाज़ बन जाऊं और इसके जो मैं प्रकृति है उसके अक्षर बन जाऊं, यानी प्रकृति को अक्षर बनाकर मैं लिख दूं ताकि वो विश्व के अंदर वो उसके बारे में पता लग सके, उसकी स्थिर की, पवित्रता की, आनंद प्रवाहित, सदा सुख कर, शांति सुख कर रहे। यानी जो प्रकृति का राज्य है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। जो प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है बहुत ही सुंदर है, अतिशय सुंदर है और वो हमेशा स्थिर है, यानी प्रकृति हमेशा स्थिर रहने वाली है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाली है और सदा शांति और सुख पहुंचाने वाली है। तो यहाँ कवि ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है कि उसके हर पक्ष का, चाहे वो समुद्र के किनारे का हो, चाहे वो आगे फिर सूर्य उदय का हो या बरसात का हो, रात की चांदनी का हो,
तो सभी जो भी सारे दृश्य हैं प्रकृति के, उनके बारे में ये चित्रण किया है। तो आशा है ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।